अस्सलाम वालेकुम, हेलो डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। डियर व्यूअर्स, अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उन डियर व्यूअर्स के साथ लाजमी शेयर करें जो पीपीएससी के थ्रू लेक्चरार ऑफ एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो लेक्चर में हम लेक्चरार एजुकेशन के पेपर के पर्सपेक्टिव से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो रिपीटेड आइटम्स हैं, मटेरियल हैं, कंटेंट है या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, उन्हें आज हम इस लेक्चर में अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे। तो चलिए, आज का जो पहला एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, स्टेम है, उसे आज हम पढ़ते हैं। फिलॉसफी इज़ द स्टडी ऑफ। फ़िलासफ़ी बेसिकली किस चीज़ के मुताले का नाम है, इसका हमने आंसर करना है। ये जो मौजूदा 4 ऑप्शंस हैं इनमें से। तो फ़िलासफ़ी को पहले अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। फ़िलासफ़ी बेसिकली ग्रीक वर्ड है और ये 2 अल्फाज का मजमूआ है। जैसे आप देख रहे हैं फ़िलो और सोफ़ी, ये बेसिकली फ़िलन से माखूज़ किया गया है और दूसरा वर्ड है सोफिया। इन दोनों अल्फाज को मिलाकर एक लफ्ज़ बनाया गया है फ़िलासफ़ी। तो फिलन का मतलब होता है लव और सोफिया का मतलब होता है विजडम। बेसिकली इसे अगर हम कंबाइन करें तो इसका मतलब बनता है लव ऑफ विजडम, मतलब कि अक्ल दानिश से मोहब्बत, अकल, दानिशमंदी, फरासत का इस्तेमाल करके अब हम किस चीज़ का मुताला करते हैं अंडरस्टैंडिंग का। हम अंडरस्टैंड करते हैं मतलब समझते हैं किस चीज़ को, 3 डायमेंशंस को, ऑन्टोलॉजिकल कंसेप्ट्स, एपिस्टेमोलॉजिकल कंसेप्ट्स और एक्सोलॉजिकल कंसेप्ट्स। फिलॉसफी के अंदर ये जो 3 ब्रांचेस हैं, ये जो 3 डायमेंशंस हैं, इसे हम अच्छे तरीके से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, ऑन्टोलॉजी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस होती हैं और कौन कौन सी चीज़ें समझी जाती हैं। तो ऑन्टोलॉजिकल कंसेप्ट्स के अंदर सबसे पहले ये जाना जाता है कि हु इज़ द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स, कि ये जो कायनात है इसका खालिक कौन है, कायनात की हकीकत क्या है, मतलब ये जो रूह है इसकी हकीकत क्या है, मरने के बाद इंसान की रूह किधर चली जाती है। ठीक है, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं हकीकत पे क्वेश्चंस, वो हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये मुताला है अंडरस्टैंडिंग का। उसके बाद एपिस्टेमोलॉजिकल कंसेप्ट्स होते हैं कि जिसके अंदर हम ये देखते हैं, ये अंडरस्टैंड करते हैं कि जो नॉलेज का रियल ऑथेंटिक सोर्स है वो क्या है। कुछ कहते हैं जी एक्सपेरिमेंट है, कुछ कहते हैं जी लॉजिक है, कुछ कहते हैं जी इंट्यूशन है, छठी हिस्स है, और कुछ जो हैं जो मज़ाहब को मानने वाले हैं वो कहते हैं ऑथेंटिक नॉलेज का जो हकीकी ज़रिया है वो वही इलाही है, रेविलेशन है। ठीक है, तो इस तरह फ़िलासफ़ी जो है ये एपिस्टेमोलॉजिकल कंसेप्ट्स के अंदर डिफरेंट एंगल्स पर गौर व फिक्र करके ये अंडरस्टैंड करने की ये कोशिश होती है कि जो नॉलेज का रियल सोर्स क्या है। उसके बाद जो थर्ड एंगल या थर्ड डायमेंशन या थर्ड ब्रांच फिलॉसफी डिस्कस करती है, जिसके क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करती है, वो होते हैं एक्सोलॉजिकल कंसेप्ट्स। एक्सोलॉजिकल कंसेप्ट्स में आता है कि ये जो मॉरल्स हैं, ये जो एथिक्स हैं, ये जो मेयारात हैं अच्छाई और बुराई के, क्या ये परमानेंट हैं? क्या जो एक लफ्ज़ फॉर एग्जांपल सच है, ये सच्चाई हमेशा से इंसान को अच्छी लगती है, और क्या हमेशा ही सच्चाई एक पॉजिटिव खूबी रहेगी, या कि सच्चाई कभी वक्त के साथ साथ ये जो अक़दार होती हैं, ये जो वैल्यूज़ होती हैं, ये जो एथिक्स होते हैं, ये बदल जाते हैं। तो ये जो सारे का सारा एक कंसेप्ट है, सिनेरियो है, दिस इज़ बेसिकली अंडरस्टूड एंड सर्च्ड आउट एंड डिस्कस्ड एज वेल एज एक्सप्रेस्ड इन दिस फ्लैग ऑफ इन दिस एरिना ऑफ फिलोसफी। तो अगर फिलोसफी के बारे में आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं तो इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ फिलोसफी की ओरिजिन पर, ये ग्रीक वर्ड है, फिलोसफी की डायमेंशंस, ठीक है, ऑन्टोलॉजिकल कंसेप्ट्स हैं, एपिस्टेमोलॉजिकल कंसेप्ट्स हैं और एक्सोलॉजिकल कंसेप्ट्स हैं। और उसके बाद ये फ़िलासफ़ी कौन से 2 वर्ड से डिराइव किया गया है, फिलन से और सोफिया से, और इसका मतलब क्या है। अगर आपको ये चीज़ें क्लियर हैं तो इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ फ़िलासफ़ी
इसकी ओरिजिन पर जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो फिलोसफी का मतलब हुआ अंडरस्टैंडिंग, एप्रिसिएशन नहीं है, लॉजिक नहीं है, प्रोजेक्ट्स नहीं है, बल्कि क्या है अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि हम फिलोसफी के अंदर अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ दिस यूनिवर्स, हु इज़ द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स, what are the real sources behind the authentic knowledge, or what is the criteria behind ethics or morals के जी। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। The word philosophy is derived from, जो लफ्ज़ फिलोसफी है इस derived from का मतलब होता है माखुज होना, लिया जाना। ये कौन से लफ्ज़ से लिया गया है, कौन सी मतलब लैंग्वेज से लिया गया है? फ्रेंच से है, ग्रीक से है, लैटिन से है या फिर इंग्लिश से है? तो जो फिलॉसफी है ये आपको बड़ा क्लियर कट पता होना चाहिए कि ये फिलॉसफी जो फिलोसॉफिकल प्रैक्टिसेस थी ये सारे ग्रीक लोग किया करते थे। तो ये इसकी जो असल है वो भी ग्रीक है, यूनानी है, ठीक है। फिलॉसफी की जो ओरिजिन है वो क्या है? ग्रीक है। नेक्स्ट है फिलन मीन्स, वो मैंने आपको शुरू में डिस्कस किया ना कि फिलोसॉफी जो वर्ड है ये फिलन और सोफिया से मिलकर बना है। तो फिलन का वो मतलब पूछ रहा है इस एमसीक्यू में, स्टेम में। विजडम है, नॉलेज है, ब्यूटी है, तो लव है। क्या है? तो फिलन का मतलब होता है लव। आपने ये ज़हन नशीन रखनी है, LO। ये मतलब मैं जिस तरीके से चीज़ों को अंडरस्टैंड करता हूँ और फॉरएवर याद रखता हूँ वो लिंक्स होते हैं, आपने लिंक क्रिएट किया करने हैं। देखें लव के अंदर LO है तो फिलन के अंदर भी LO है, ठीक है। तो ये आपने अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर लेना। देखें चीज़ें याद रखने का कुछ आप कह लें कि वेज होते हैं, क्लूज़ होते हैं, कुछ ट्रिक्स होती हैं, स्ट्रेटजीज़ होती हैं। तो मैं ऐसे 12 चीज़ों को याद रखता हूँ। तो आपने भी ये फिलन का मतलब क्या है? LO है इसमें, तो इसका भी LO है, तो लव है। फिलन का मतलब क्या है? लव। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट MCQ देखते हैं। सोफिया इज़ अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स, सोफिया एक यूनानी लफ्ज़ है जिसका मतलब है क्या है जी? विजडम है, नॉलेज है, ब्यूटी है या लव है? तो सोफिया क्या है? विजडम है, अक्लमंदी को कहते हैं, दानिश को कहते हैं। वैसे भी एक आपको पता है फेमिनिन नाउन है सोफिया, और है भी बड़ा प्यारा, पता नहीं किसका नाम होगा सोफिया। तो आप यही समझें कि किसका नाम होगा। आप ये सोच रहे हैं ना, तो सोचना आपने किस से है? दानिशमंदी से सोचना है, अकल से सोचना है। तो इसका मीनिंग क्या है? अकल, ठीक है जी। तो नेक्स्ट जो MCQ है वो है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन वाज रिटन बाय। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन ये बेसिकली एक बुक है, बड़ी मशहूर व मारूफ और दौरे जदीद में ये लिखी गई है। और ये किसने लिखी? अरिस्टोटल ने, प्लेटो ने, सुक्रेटिस ने या डेवी ने? तो ये बेसिकली जॉन डेवी ने लिखी है। और जॉन डेवी के बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता चलूँ कि ये 1859 में पैदा हुआ था और 1952 में ये फोत हुआ है, मतलब 1952 में ये फोत हुआ है। और इसकी जो फिलॉसफी है मतलब वो है प्रोग्रेसिविज्म और प्रैग्मेटिज्म, ये दोनों नामों से जानी जाती है। और इसका जो निज़ाम तालीम है ये जिस पर फोकस करता है वो टीचर सेंटर्ड नहीं है, बल्कि वो स्टूडेंट सेंटर्ड है, चाइल्ड सेंटर्ड है। और ये जो जिस तरीके के तहत जो तरीका लर्निंग इफ़ेक्टिव या इम्प्रेसिव लर्निंग के लिए फ्रूटफुल यूज़फुल समझता है वो है एक्सपेरिमेंट मेथड, मतलब तालीम बजरिया तजरिबा। तो ये आपने डीवी का नाम जब भी आया आपने ये 3-4 जो पॉइंट्स हैं ये अपने जहन में रखने हैं कि ये प्रैग्मेटिस्ट था, ठीक है। प्रैग्मा मतलब एक्शन को कहते हैं, ठीक है। और ये प्रोग्रेसिविस्ट भी है और इसने एक जमहूरियत की बुनियाद रखी, मतलब जमहूरियत जो आप आजकल पॉलिटिक्स में देखते हैं सुनते हैं, उसका जो एक जदीद कंसेप्ट है तालीमी लिहाज से वो भी जॉन डेवी ने दिया था, ठीक है। और अगर इसके निज़ाम तालीम की बात करें कि इसका क्लासरूम इन्वायरमेंट कैसी होगी, टीचर सेंटर्ड होगी, स्टूडेंट सेंटर्ड होगी, तो ये चाइल्ड सेंटर्ड होगी। ये उस्ताद को अहमियत कम देता है और स्टूडेंट को अहमियत ज़्यादा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। अकॉर्डिंग टू फिलोसफी, अकॉर्डिंग टू मतलब किसके मुताबिक? फिलोसफी इज़ द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, किसके मुताबिक खाली जगह या डैश? फिलोसफी इज़ द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। एक्विजिशन कहते हैं हुसूल, हासिल करना।
फिलोसफी किस चीज़ के हुसूल का नाम है, और सॉरी फिलोसफी इल्म के हुसूल का नाम है किस शख्स के मुताबिक? नीचे ऑप्शंस हैं, प्लेटो के मुताबिक, सुक्रेटिस के मुताबिक, हचिंस के मुताबिक या फ्रोबेल के मुताबिक। तो ये बेसिकली ये जो डिफाइन किया था फिलोसफी को कि फिलोसफी इज द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, ये सुक्रेटिस ने किया था, सुकरात ने, सुकरात जो प्लेटो का उस्ताद माना जाता है, ठीक है जी। सुक्रेटिस ने ये डेफिनेशन दी थी कि फिलोसफी इज द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, फिलोसफी बेसिकली इल्म के हुसूल का एक दूसरा नाम है फिलोसफी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ब्रांच ऑफ फिलोसफी कंसर्न विद रीजनिंग इज कॉल्ड। अब फिलोसफी को वो फर्दर अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि फिलोसफी की कौन सी ब्रांच है जो जिसका ताल्लुक किसके है, रीजनिंग के साथ है। मेटाफिजिक्स है, एपिस्टेमोलॉजी है, एथिक्स है या लॉजिक है। तो बेसिकली आपको पता है मेटाफिजिक्स में हम क्या करते हैं, बियॉन्ड दी फिजिक, मतलब जो चीज़ें हमें सामने नज़र आ रही हैं उनसे आगे की हकीकत के बारे में हम पता चलाने की कोशिश करते हैं। ये दुनिया है, दुनिया के परे कौन है, क्या कोई इस कायनात को बनाने वाला है या नहीं है। तो इस तरह के जो सवालात होते हैं वो हम मेटाफिजिक्स में करते हैं। जैसे जिस्म है, जिस्म के पार एक रूह है, इस रूह की हकीकत क्या है, तो इसे जानने के लिए जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्या है, मेटाफिजिकल मेटाफिजिक्स जो है या अंटोलॉजिकल कंसेप्ट्स या मेटाफिजिकल कंसेप्ट्स, ये इसमें क्वेश्चंस डिस्कस होते हैं। एपिस्टेमोलॉजिकल कंसेप्ट्स में ये है कि कौन सा इल्म का जरिया जो है वो ऑथेंटिक है, जेन्युइन है, रिलायबल है, क्रेडिबल है। तो इस तरह के आपको पता है कुछ लोग कहते हैं कि वही सिर्फ नॉलेज अच्छा है, उस पर हमें सच्चा मानना चाहिए जो तजर्बे के जरिए हासिल हो, ठीक है जी। और कुछ कहते हैं जी नहीं, नॉलेज वही अच्छा है जो हमें इंट्यूशन मतलब छठी हिस्स के जरिए हासिल होता है, ठीक है, जिसे हम इल्हाम, इल्का, वजदान कहते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे लोग हैं जो दुनिया में मज़ाहब को मानने वाले हैं, वो कहते हैं नहीं जी, इल्म वही अच्छा है, वही ऑथेंटिक है, वही रियल, वही जेन्युइन, वही क्रेडिबल है, जो कि क्या है, जिसकी बुनियाद वही इलाही पर है। मतलब वही जो है वो अल्लाह जो मतलब आसमानी किताबों की सूरत में अपने अंबिया को जो वही अता करता है वो रियल, ऑथेंटिक, क्रेडिबल यूज सोर्स ऑफ नॉलेज है। और एथिक्स आपको पता है इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इसमें इस तरह के क्वेश्चंस डिस्कस होते हैं कि जो मोरालिटीज़ का मेयार है, मतलब अक़दार हैं, क्या वक़्त के साथ चेंज हो जाती हैं या नहीं होती। तो इस तरह क्वेश्चन, लेकिन ये आखिरी ऑप्शन रह गया लॉजिक, तो लॉजिक ही इसका जवाब है। नेक्स्ट देखते हैं, द नॉलेज विच अ पर्सन गेन्स बाय हिज थिंकिंग पावर। थिंकिंग पावर आपको पता है कहाँ पर होती है, ये यहाँ पर, ठीक है, ये दिमाग, ये जो चैम्बर, अपर चैम्बर होता है ना, इसे कहते हैं थिंकिंग फैकल्टीज, मेंटल फैकल्टीज, ठीक है। तो जो इंसान नॉलेज हासिल करता है अपने दिमाग के जरिए उसे क्या कहते हैं, उसे साइंटिफिक मेथड कहते हैं, इंटेलेक्चुअल कहते हैं, इंस्पायरेशनल कहते हैं या एकेडमिक कहते हैं। तो आपको पता है इंटेलेक्ट भी क्या होता है, ये दिमाग को ही कहते हैं। तो ऐसा नॉलेज जो दिमाग के जरिए हासिल किया जाए उसे इंटेलेक्चुअल नॉलेज कहते हैं, ठीक है जी, ये क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, द नॉलेज विच अ पर्सन ऑब्टेन्स विदाउट एनी एफर्ट इज कॉल्ड। वो इल्म जो इंसान किसी भी कोशिश के बगैर हासिल करता है तो उसे क्या कहते हैं, सेंस कहते हैं, नॉलेज कहते हैं, नेचर कहते हैं या इंस्टिंक्ट कहते हैं। तो इंस्टिंक्ट कहते हैं जी, इंस्टिंक्ट का मतलब होता है जबिल्लत, फितरत, ऐसा इल्म जो इंसान को कोई कोशिश किए बगैर अल्लाह ने, फितरत ने, कुदरत ने, आप जो भी नाम दे दें उस हस्ती को जो इंसान को पालती है, ठीक है, जो पैदा करती है, वो जो इंसान के अंदर इन बिल्ट नॉलेज होता है उसे हम कहते हैं इंस्टिंक्ट। इन बिल्ट जो नॉलेज होता है इंस्टिंक्ट होता है। जैसे आप फॉर एग्जांपल कह लें कि एक बच्चा पैदा होता है तो वो क्या करता है, आंखें खोलने की कोशिश करता है और देखता है, ठीक है। तो ये जो देखता है, ये जो नॉलेज है कि उसने अपनी आंखों के जरिए चेहरों को पहचानना है, ये जो इल्म है ये अल्लाह ने उसे दिया है ऑलरेडी। तो ये जो इल्म होता है इसे कहते हैं इंस्टिंक्ट है। फॉर एग्जांपल आप ये देख लें, बतख के बच्चे हैं तो वो क्या करते हैं, अंडे से निकलते ही वो क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर उन्हें पानी में छोड़ा जाए तो वो परों के साथ और पाँव के साथ तैरना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये इल्म जो है इसे हम कहते हैं इंस्टिंक्ट, ठीक है जी। जी तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
द प्रोसेस विच ब्रिंग्स आउट हिडन पोटेंशियल्स ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड। अब देखें, आपने जब भी पीपीएससी का जो क्वेश्चन है, जो स्टेम है, वो आपने सॉल्व करना है, आपने इस स्ट्रैटेजी को अपनाना है कि एक मखसूस क्लू क्वेश्चन के अंदर दिया होता है, एक मखसूस वर्ड दिया होता है, आपने उसे पहचान के अपने आंसर की तरफ जाना है। ये देखें, दी प्रोसेस, मैंने इसे अंडरलाइन कर दिया। प्रोसेस कौन सा है? ऐसा प्रोसेस जिसके ज़रिए इंसान के जो पोशीदा छुपी हुई ताकत है, जो महारत है, उसे क्या किया जाता है? ब्रिंग्स आउट, मंजर आम पर लाया जाता है। वो क्या है होता है? वो प्रोसेस क्या है? तो प्रोसेस लर्निंग है, एजुकेशन है, फिलॉसफी है या मेटाफिजिक्स है? ये आपने बड़े अच्छे तरीके से, तो इसका जवाब है एजुकेशन। एजुकेशन जो स्कूलों में दी जाती है ना, जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में फॉर्मल या इनफॉर्मल होती है, वो बेसिकली क्या होता है? प्रोसेस होता है, उसे हम एजुकेशन कहते हैं। और जो आउटपुट होता है ना, उसे हम लर्निंग कहते हैं। ये आपने कंसेप्चुअल क्लैरिटी बड़े अच्छे तरीके से कर लेनी है कि जो प्रोसेस होता है उसे हम एजुकेशन कहते हैं। व्हाट इज, फॉर एग्जांपल, इफ समबडी आस्क्स यू द क्वेश्चन व्हाट इज एजुकेशन और डिफाइन द वर्ड एजुकेशन, सो यू कैन इजीली आंसर विद द हेल्प ऑफ दीज वर्ड्स दैट एजुकेशन बेसिकली इज द प्रोसेस to bring out the hidden potential of an individual, कि ये एक प्रोसेस है। और इफ अच्छा, इसके पैरेलल एक दूसरा कंसेप्ट है कि व्हाट इज लर्निंग। तो लर्निंग बेसिकली इज द आउटकम ऑफ द प्रोसेस। ये जो प्रोसेस है ना, एजुकेशन, इसका जो आउटपुट है, इसका जो आउटकम है, उसे हम क्या कहते हैं? लर्निंग। तो ये दोनों जो टर्म्स हैं, ये आपने अच्छे तरीके से, ये बेसिकली इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये इंटरव्यू लेवल पे भी आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, डिफाइन द वर्ड एजुकेशन, व्हाट इज एजुकेशन, एंड और उसके बाद आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि लर्निंग को डिफाइन किया जाए कि लर्निंग क्या होती है। जी, ये तो क्लियर हो गया होगा आपको कि प्रोसेस क्या है और आउटकम क्या है। एजुकेशन क्या है? प्रोसेस है, और आउटकम क्या है? लर्निंग है। ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वर्ड एपिस्टेमोलॉजी मीन्स, ये जो एपिस्टेमोलॉजी है वर्ड, इसका मतलब क्या है? तो एपिस्टेमोलॉजी का मतलब क्या है? नॉलेज है, हेलुसिनेशन है, इंडोक्ट्राइनेशन है या लॉजिक है? तो एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं नॉलेज को, इल्म को, ठीक है, क्योंकि फिलोसफी की इस ब्रांच के तहत हम इल्म के ऑथेंटिक सोर्स को तलाश करने की एक इंटेलेक्चुअल एफर्ट करते हैं। ठीक है जी, इसे कहते हैं एपिस्टेमोलॉजी, नॉलेज को कहते हैं। हेलुसिनेशन आपको पता है किस चीज़ को कहते हैं? आपको तरह तरह की जो आवाज़ें सुनाई देती हैं, ठीक है, वगैरह वगैरह। इंडोक्ट्राइनेशन कहते हैं किसी चीज़ को आप किसी का अकीदा बनाएं, ठीक है, किसी का तसव्वुर बना दें, किसी का ओढ़ना बिछोना बना दें। इंडोक्ट्राइन का वैसे मतलब होता है इंसेमिनेट भी करना, मतलब आगे चीज़ों को पहुंचा देना ताकि लोग उस पर अमल करें। और लॉजिक आपको पता है रीज़न को कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द वर्ड एपिस्टेमोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम। ये जो लफ्ज़ एपिस्टेमोलॉजी है, ये माखुज़ है। ये कहाँ से माखुज़ है? कौन सी लैंग्वेज से है? लैटिन से है, ग्रीक से है, रोमन से है, तो जर्मन से है। तो एक बात आपने क्लियर ज़हन में रखनी है कि ये जो फ़िलोसफ़ी की प्रैक्टिस थी, जो फ़िलोसफ़ी का एक एरिना था, एरिया था, जिस पर सबसे ज़्यादा अगर किसी कौम ने काम किया है तो वो थे ग्रीक पीपल। तो यूनानी जो लोग थे, उनका ओढ़ना बिछोना ही फ़िलोसफ़ी था, सोचना था। तो इसके मुतालिक जितने भी अल्फाज हैं वो सारे के सारे ग्रीक लैंग्वेज से डिराइव्ड हैं। तो आपने ये आ जाए कि फ़िलोसफ़ी कौन सी ज़ुबान का वर्ड है? तो ग्रीक है। अंटोलॉजी कौन सी ज़ुबान से लिया गया है? डिराइव्ड है, ग्रीक है। एपिस्टेमोलॉजी कौन सी ज़ुबान से लिया गया? ग्रीक है। एक्सोलॉजी कौन सी ज़ुबान से ओरिजिन है इसकी? तो ये सारे के सारे जो ख़ास तौर पे फ़िलोसफ़ी रिलेटेड टर्म्स हैं, ये आपने क्लियर कट ज़हन में रख लें कि ये सारे के सारे ग्रीक ही हैं, ग्रीक के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ब्रांच ऑफ फिलोसफी दैट डील्स विद द नेचर, ओरिजिन एंड स्कोप ऑफ नॉलेज। अब देखिए, नॉलेज के बारे में फिलोसफी की वो कौन सी शाख है, वो कौन सा पहलू है जो किसके साथ मतलब बहस करता है? नेचर, असल, ओरिजिन, असल, एंड स्कोप और दायरा कार,
किसका दायरा कार, किसकी असल नॉलेज की, इल्म की। तो इल्म की असलियत, इल्म के ज़राए के हवाले से फ़िलासफ़ी का कौन सा जो आप कह लें कि एक ब्रांच है वो डिस्कस करती है? एंटोलॉजी नहीं जी, एक्सोलॉजी नहीं जी, मेटाफिज़िक्स जी नहीं जी, बल्कि कौन सी एपिस्टेमोलॉजी है। आपको पता है एपिस्टेमोलॉजी का मतलब नॉलेज होता है, और फ़िलासफ़ी की इस ब्रांच में जो नॉलेज के ऑथेंटिसिटी, रिलायबल सोर्स ऑफ नॉलेज, क्रेडिबल सोर्स ऑफ नॉलेज, रियल सोर्स ऑफ नॉलेज, जेन्युइन सोर्स ऑफ नॉलेज के बारे में हम गुफ्तगू करते हैं और हम जानने की कोशिश करते हैं। बेसिकली हमसे मुराद है फिलोसोफर्स वगैरह, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सोलॉजी डील्स विद, एक्सोलॉजी किसके साथ मामलात करती है? ठीक है जी, ये किसके बारे में डिस्कस करती है? ट्रूथ, वर्ल्ड, वैल्यूज और आइडियाज। तो बेसिकली जो एक्सोलॉजी है, एक्सोलॉजिकल कंसेप्ट तीसरे नंबर पे आते हैं, और तीसरे नंबर पे सबसे पहले रियलिटी, एंटोलॉजिकल कंसेप्ट, दूसरे नंबर पे एपिस्टेमोलॉजी, नॉलेज के कंसेप्ट्स, और तीसरे नंबर पे एक्सोलॉजी मतलब के अखलाकियात के, मॉरल्स के, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, एंड व्हाट आर द ग्राउंड्स बिहाइंड द डिक्लेरेशन ऑफ दैट कि दिस थिंग इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग। और ये भी क्वेश्चन एक्सोलॉजी के अंदर ही वैल्यूज़ के बारे में आते हैं कि आया जो अक़दार हैं ये वक्त के साथ साथ चेंज हो जाती हैं, या ये हमेशा से फाइनल हैं और ये यही रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, प्रैग्मेटिज्म इज ऑल्सो नोन एज प्रैग्मा। प्रैग्मेटिज्म असल में एक लफ्ज है, प्रैग्मा से निकला है, ठीक है, प्रैग्मा। और प्रैग्मा का मतलब होता है एक्शन, ठीक है, क्या? एक्शन। और ये जो है इसका दूसरा नाम क्या है? बेसिकली ये पूछा जा रहा है, आइडियलिज्म है, नो, प्रोग्रेसिविज्म है, पेरेनियलिज्म है, या एसेंशियलिज्म है? तो प्रोग्रेसिविज्म जो है ये दूसरा नाम है किसका? प्रैग्मेटिज्म का। प्रैग्मेटिज्म को बेसिकली प्रोग्रेसिविज्म भी कहा जाता है। और आपको पता है ये प्रैग्मेटिज्म के साथ मशहूर कौन है? जॉन डेवी, जॉन डेवी, जॉन डेवी। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड अ टीचर सेंटर्ड फिलोसफी। मतलब इनमें से कौन सी या दर्ज झैल में से कौन सी जो फिलोसफी है उसमें ज़्यादातर जो आप कह सकते हैं कि मरकज़ है वो उस्ताद के पास है। मतलब जिसमें ज़्यादा जो वेटेज है, जो ज़्यादा रिस्पेक्ट है, जो ज़्यादा एक स्टेटस है, जो मुकाम और मर्तबा है, वो उस्ताद को दिया जाता है। तो वो कौन सी फ़िलासफ़ी है इनमें से? एसेंशियलिज्म है, प्रोग्रेसिविज्म है, रिकन्स्ट्रक्शनिज्म है, या एग्जिस्टेंशियलिज्म है? जी, एसेंशियलिज्म एक ऐसी स्कूल ऑफ थॉट है, एक ऐसी फ़िलासफ़ी है, एक ऐसा नज़रिया है जिसके अंदर उस्ताद को, मतलब जिस निज़ाम तालीम में उस्ताद को सबसे ज़्यादा जो स्टेटस है वो दिया जाता है। अब थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि जो एसेंशियलिज्म है ये कब शुरू हुई और इसके फाउंडर कौन से हैं, इनके लिए काम किसने किया। तो विलियम बैगले एक शख्स है, वो एसेंशियलिज्म का आप कह सकते हैं कि फाउंडर माना जाता है। उसने इस फ़िलासफ़ी का प्रचार किया, इसको इंडोक्ट्राइन किया, और ये 1876 में पैदा हुआ था और 1946 में इसकी वफ़ात हुई थी। और इस फ़िलासफ़ी के हवाले से आपने ये बात भी याद रखनी है कि ओरिजिन ऑफ वैल्यूज़ इज़ सोसाइटी नॉट रिलीजन। आपको पता है कि हमारे नज़दीक, मुसलमानों के नज़दीक जो अखलाकियात हैं, जो सच्चाई है, या वो चीज़ें जिन्हें हम अच्छा कहते हैं या बुरा कहते हैं, किस बुनियाद पर कहते हैं, ये सारे का सारी बुनियाद रिलीजन फ्राहम करता है। कि रिलीजन ने कह दिया ये गलत है तो हमने मान लिया ये गलत है। लेकिन विलियम बैगले कहता है एसेंशियलिज्म के अंडर फ्लैग के जो ओरिजिन ऑफ वैल्यूज़ हैं, अकदार अच्छी हैं बुरी हैं, इसका जो क्राइटेरिया है वो कौन सेट करेगा, वो कौन डिफाइन करेगा, वो कौन डिटरमिन करेगा, तो वो सोसाइटी है, रिलीजन नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि विलियम बैगले इन अ वे ये भी एक गुमराह शख्स है अगर हम दीनी पर्सपेक्टिव से बात करें। जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ब्रांच ऑफ फिलोसफी स्टडीज इशूज कंसर्निंग आर्ट एंड ब्यूटी। विच ब्रांच ऑफ फिलोसफी, फ़लसफ़े का कौन सा एक शोबा जो स्टडीज़ मुताला करता है इशूज़, मसाइल के हवाले से
कंसर्निंग आर्ट एंड ब्यूटी, फ़न और हुस्न के हवाले से के मुतालिक चीज़ों को फ़िलॉसफ़ी का कौन सा जो पहलू है, जो ब्रांच है वो देखती है? एस्थेटिक्स है, लॉजिक है, एपिस्टेमोलॉजी है या मेटाफिज़िक्स है? तो बेसिकली एस्थेटिक्स है, और क्योंकि एस्थेटिक्स में हम ये फ़ैसला करते हैं कि कौन सा फ़न या कौन सी चीज़ खूबसूरत है और कौन सी चीज़ या कौन सा फ़न खूबसूरत नहीं है। तो ये आपने याद रखना है कि आर्ट एंड ब्यूटी को हम डिस्कस करते हैं एस्थेटिक्स में। एस्थेटिक्स में हम किस चीज़ को डिस्कस करते हैं? आर्ट एंड ब्यूटी को और इनके मेजर्स को। नेक्स्ट देखते हैं, ये जी MCQ है, विच ब्रांच ऑफ फिलोसफी इन्वॉल्व्स क्वेश्चंस रिलेटेड टू वैल्यूज़, कि फ़िलोसफ़ी का कौन सा जो शोबा है या एक ब्रांच है कि जो शामिल होती है किस में? सवाल करने में, किसके हवाले से? अक़दार के हवाले से। मतलब फ़िलोसफ़ी के कौन से ब्रांच में अक़दार के हवाले से सवालात किए जाते हैं कि कौन सी कदर सही है, कौन सी गलत है, क्या ये जो अक़दार हैं, जो अखलाकियात हैं, ठीक है, ये दायम हैं, ये हमेशा रहने वाले हैं, हमेशा से ऐसे ही हैं, या इनमें वक़्त के साथ साथ किसी मजबूरी के तहत कोई कदर अच्छी या बुरी बन सकती है। तो ये मोरालिटी के में डिस्कस होते हैं, मेटाफिज़िक्स में नहीं होते, सोशल में नहीं होते, पॉलिटिकल में नहीं होते, बल्कि मोरालिटी में। एक चीज़ आपने याद रखनी है, वैल्यूज़ जब भी आ जानी है तो इसका डायरेक्ट लिंक एक्सोलॉजी के साथ होगा या मोरालिटी के साथ होगा, ये आपने याद रखना है, वैल्यूज़, मोरालिटी। और मोरालिटी बेसिकली किस चीज़ का इल्म होता है? ये बेसिकली इल्म होता है डिस्टिंक्शन बिटवीन गुड एंड ईवल और राइट एंड रॉन्ग। आप फ़र्क करते हैं गलत और सही के बारे में, अच्छाई और बुराई के बारे में, ये आप इम्तियाज़ करते हैं, डिस्टिंक्ट करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। यू बेसिकली डिफ्रेंशिएट बिटवीन व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड। ऑल दोज क्वेश्चंस और ऑल दीज क्वेश्चंस आर बेसिकली डिस्कस्ड in this branch of philosophy which is morality or values or exological concepts. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेटाफिजिक्स कैन बी डिफाइंड एज। जो मेटाफिजिक्स है इसे इसकी तशरीह की जाती है या इसकी जो डेफिनेशन है तारीफ़ की जाती है कैसे जी? गॉड, बियॉन्ड द नेचर, कॉस्मोस या ह्यूमन बीइंग। तो बेसिकली जो मेटाफिजिक्स है इसकी डेफिनेशन की जाती है बियॉन्ड द नेचर। बियॉन्ड द नेचर मतलब जो हमें सामने चीज़ नज़र आ रही है उसके पार है क्या चीज़, मतलब कायनात हमें नज़र आ रही है ना। तो फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव में इंसान ये जानने की कोशिश करता है ये जो सामने चीज़ नज़र आ रही है इसके पार अगर जाएं तो वो हकीकत क्या है, कौन है इस सारे निज़ाम को चलाने वाला, उसका मकसद क्या है इस सारी कायनात के निज़ाम को चलाने के पीछे, उसने क्यों, इंसान तो नज़र आ रहा है लेकिन इंसान की पैदाइश के तख्लीक के पीछे इसका मकसद क्या है और वो कौन सी हस्ती है जो ये मकसद मतलब बना के बैठी। और एक और क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल ये जिस्म तो नज़र आ रहा है, इस जिस्म के पीछे इससे आगे एक रूह है, वो क्या है, इसकी हकीकत क्या है, और जब इंसान मर जाता है तो फिर जनाब ये रूह किधर चली जाती है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस है ना, बियॉन्ड द नेचर मतलब बियॉन्ड द रियलिटी, ये इस तरह के क्वेश्चंस मेटाफिजिकल एस्पेक्ट्स में डिस्कस होते हैं जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जॉन डेवी ब्रॉट रेवोल्यूशन इन द एजुकेशन सिस्टम बाय हिज फिलोसफी ऑफ। सिंपल सा क्वेश्चन है कि जॉन डेवी जो है वो एक इनकलाब लेकर आया था इन द एजुकेशन सिस्टम, एक तालीमी निज़ाम के अंदर, बाय हिज फिलोसफी ऑफ, अपनी फिलोसफी के ज़रिए। तो जॉन डेवी की फिलोसफी का बेसिकली नाम पूछा जा रहा है, व्हाट इज़ बेसिकली बीइंग आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन, द नेम ऑफ द जॉन डेवीज फिलोसफी इज बीइंग आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन। तो वो क्या है, जॉन डेवी की फिलोसफी कौन सी है? रियलिज्म है? नो। पेरेनियलिज्म है? नो। प्रैग्मेटिज्म है या आइडियलिज्म है? तो डेफिनेटली प्रैग्मेटिज्म है। तो ये जो जॉन डेवी है ये प्रैग्मेटिस्ट था, ये एक्शन पर बिलीव करता था कि ऐसा नॉलेज जो एक्शन के ज़रिए प्रैक्टिकल दिया जाए, प्रैक्टिस के ज़रिए, ठीक है, वो नॉलेज पायदार होता है और वही नॉलेज रिलायबल होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं, एस्थेटिक्स हैज़ टू डू विद।
एस्थेटिक्स किसके साथ उसका लिंक है जी? मॉरल्स के साथ, ब्यूटी के साथ, कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव्स के साथ या कॉस्मोस के साथ? मॉरल्स अखलाकियात को कहते हैं तो नहीं। ब्यूटी एस्थेटिक्स में आपको पता है कि कौन सी चीज़ खूबसूरत है, व्हाट इज़ ब्यूटीफुल एंड व्हाट इज़ नॉट, एंड व्हाई दैट थिंग इज़ ब्यूटीफुल एंड व्हाट इज़ द रीज़न दैट दिस थिंग इज़ नॉट ब्यूटीफुल। सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर डिस्कस्ड in this dimension of term aesthetics. Aesthetics beauty, ये आपने याद रखना है। वो कहते हैं ना यार, इस बंदे की जो एस्थेटिक सेंस है ना वो बहुत क्वालिटी की है, मतलब ये बंदा बड़ी जल्दी से जान लेता है कि यार इस चीज़ का इस चीज़ में बहुत हुस्न है, और ये चीज़ यार ये तो इस लायक ही नहीं है कि इसे अपना वक्त दिया जाए। तो ये जो एस्थेटिक सेंस होती है ना, ये आपने याद रखना है। ये कॉमन सा क्वेश्चन है, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द कंसेप्ट ऑफ एजुकेटिंग चाइल्ड ऑन द बेसिस ऑफ हिज इंटरेस्ट एंड इंक्लाइनेशन इज कॉल्ड। अब ये क्वेश्चन क्या हो रहा है जी, बच्चे को तालीम देने का ये जो ख्याल है किस बुनियाद पर? ऑन द बेसिस ऑफ हिज इंटरेस्ट, के बच्चे को उसकी दिलचस्पी के मुताबिक, एंड इंक्लाइनेशन, और उसके फितरी या जहनी रुझान के मुताबिक तालीम जाए। ये जो कंसेप्ट है, ये जो ख्याल है, ये जनाब क्या कहलाता है? साइको बेस है, इमोशनल बेस है, सोशल बेस है या इंटेलेक्चुअल बेस है? तो आपको पता है कि इंसान का जो इंक्लाइनेशन डिफाइन होता है ना, उसका रुझान किस जानिब है, ठीक है, वो किस चीज़ में दिलचस्पी लेता है, वो कौन सी फील्ड में जाना चाहता है और कौन से काम करने में उसे सुकून महसूस होता है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो इमोशनल नहीं होते, वो सोशल नहीं होते, वो इंटेलेक्चुअल नहीं होते, बल्कि वो कौन से होते हैं? साइको बेस होते हैं, साइकी। वो कहते हैं ना यार मेरी साइकी इस काम दे नाल मैच नहीं करती, मतलब मेरा जहन इस चीज़ को पसंद नहीं करता, मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। तो ये जो साइकी होती है ना, साइकी मतलब पर्सनल चॉइस, ठीक है, लाइक एंड डिसलाइक और इंटरेस्ट और इंक्लाइनेशन, ये सारी की सारी साइकी होती हैं, साइको बेस, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि पर्सनल इंटरेस्ट और इंक्लाइनेशन जो होता है वो क्या होता है? साइको बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एथिक्स कैन बी डिफाइंड एज। एथिक्स, ये जो एथिक्स होते हैं, अखलाक होते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? इनकी अगर डेफिनेशन की जाए तो क्या की जा सकती है? वो पूछ रहा है। 4 ऑप्शन है हमारे पास। आइडियल कंडक्ट है, लीगल फिक्शन है, पर्सनल प्रेफरेंस है या व्हाट वर्क्स गुड है। तो एथिक्स क्या होते हैं जी? अखलाक। वो कहते हैं ना यार ये बहुत आपने अच्छे अखलाक का मुजाहरा किया। तो बेसिकली जो अखलाकियात होती हैं वो आइडियल कंडक्ट होती हैं, आपका मिसाली रवैया होती हैं कि जिन्हें देखकर अगला आपकी तारीफ करने पर मजबूर हो जाए कि यार ये चीज़, ये मिसाल है आपके रवैये में, आपकी आदत के अंदर जो मिसाली चीज़ होगी उसे हम कहेंगे आइडियल कंडक्ट या एथिक्स जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, स्पेकुलेटिव फिलॉसफी डील्स विद। ये जो स्पेकुलेटिव फिलॉसफी होती है इसके मामलात, मतलब ये किस चीज़ के बारे में डिस्कस करती है, या ये बेसिकली नेचर है क्या? ये डेवलपिंग थीरी है, डॉगमास है, एनालिसिस है या पैराडाइम्स है? तो बेसिकली आपने ये याद रखना है, स्पेकुलेट का मतलब होता है कयास करना या सोचना, ठीक है। तो ये जो स्पेकुलेटिव फिलॉसफी होती है ये बेसिकली एक सिलसिलावार या तरतीब के साथ सोचने का नाम और कुल की तलाश का नाम है। सिलसिलावार एक तरतीब के साथ जब आप सोचते हैं कायनात की चीज़ों के बारे में, उनके रिलेशन के बारे में, उनके मकसद के बारे में, उनकी ओरिजिन के बारे में, तो ये जो चीज़ है सोच का एक दायराकार है, सोच की एक फ्लाइट है, इसे हम कहते हैं स्पेकुलेटिव फिलॉसफी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है प्रिस्क्रिप्टिव फिलॉसफी क्या होती है? तो ये बेसिकली फिलॉसफी की ब्रांचेज हैं, स्पेकुलेटिव है, प्रिस्क्रिप्टिव है और एनालिटिकल है, ठीक है। तो प्रिस्क्रिप्टिव क्या है? प्रिस्क्रिप्टिव फिलॉसफी डील्स विद, तो आपने एक चीज़ याद रखनी है, जो डॉक्टर होता है ना वो आपको प्रिस्क्रिप्शन देता है। जब आप बीमार होते हैं ना, जब आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर क्या करता है? आपको प्रिस्क्रिप्शन देता है। उस प्रिस्क्रिप्शन पे वो लिखता है कि ये चीज़, ये मेडिसिन आपके लिए राइट है और ये चीज़ आपके लिए रॉन्ग है, ये चीज़ आप खाएंगे तो आपकी बीमारी ख़त्म, और अगर ये चीज़ आप
इससे एतराज़ नहीं करेंगे, बचेंगे नहीं तो आपकी बीमारी बढ़ जाएगी। तो मतलब व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग का जो एरिया होता है, एरिना होता है, ये डिस्कस होता है प्रिस्क्रिप्टिव फिलॉसफी के अंदर। तो प्रिस्क्रिप्टिव फिलॉसफी का जो मैदान है वो डेवलपिंग थ्योरी नहीं होता, प्रोजेक्टेड नहीं होता, राइट एंड रॉन्ग या प्यूटेटिव। तो राइट एंड रॉन्ग का जो मैदान है ये होता है प्रिस्क्रिप्टिव फिलॉसफी का। ये मिसाल आपने ज़हन में रखनी है कि डॉक्टर क्या देता है, प्रिस्क्रिप्शन, और वो जो अपना प्रिस्क्रिप्शन होता है उसमें क्या मेंशन करता है, राइट एंड रॉन्ग। ठीक है जी। तो इसके अलावा एक दूसरी मिसाल भी है, चूंकि मैं इंग्लिश लिटरेचर का हूँ तो प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर होती है। प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर जो डील करती है किसके साथ, जो मामला करती है किसके साथ, विद रूल्स फॉर करेक्ट यूजेज, कि आप किसी भी चीज़ को, मतलब ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को, पार्ट्स ऑफ स्पीच को, वर्ब को, हेल्पिंग वर्ब को किस, या पंचुएशन को किस तरीके से आप उनका करेक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो इस पर्सपेक्टिव से भी जो ग्रामर होती है उसे प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर कहा जाता है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनालिटिकल फिलॉसफी डील्स विद, तो एनालिसिस का आपको पता है कि आप जब मुख्तलिफ चीज़ों को देखते हैं तो आप क्या करते हैं, उनका जायज़ा लेते हैं, आप उन्हें असेस करने की कोशिश करते हैं। तो एनालिटिकल फिलॉसफी जो होती है इसका मैदान होता है डेवलपिंग थ्योरी नहीं, राइट और रॉन्ग नहीं, असेसमेंट और डॉक्ट्राइन। असेसमेंट जी, एनालिटिकल थ्योरी के अंदर, फिलॉसफी के अंदर हम चीज़ों का जायज़ा लेते हैं जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लेटो वाज आ, तो जो प्लेटो था बेसिकली आपको पता है सबसे पहले आता है सुक्रेटिस, ठीक है, सुकरात, उसके बाद प्लेटो और उसके बाद अरिस्टोटल, ये तीन हैं। ठीक है जी। और इन्हें याद रखने का तरीका ये है कि आपको पता है कि आप ज़हन में रख लें स्पा, SPA, स्पा। स्पा सहाबा एक तंजीम भी थी, एनीवेज मेरा ख्याल है कि उस पर पाबंदी है, तो आप ये कह सकते हैं कि स्पा, और स्पा वैसे लश्कर को भी कहते हैं। तो ये फिलोसोफर का एक लश्कर है, और इसे सीक्वेंस के साथ याद रखने की जो ट्रिक है वो ये है स्पा, SPA। S स्टैंड्स फॉर सुक्रेटिस, P स्टैंड्स फॉर प्लेटो और A स्टैंड फॉर अरिस्टोटल। ये स्पा सीक्वेंस के साथ, ठीक है। और इससे आपको पता चल जाएगा कौन किसका शागिर्द है, कौन किसका उस्ताद है और कौन किसका उस्ताद है। इसी तरह अगर फिलोसफीज़ की जो 3 डायमेंशंस हैं वो भी आपने याद करनी हो तो वो भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं। स्पा, सबसे पहले स्पेकुलेटिव फिलोसफी, दूसरी P प्रिस्क्रिप्टिव फिलोसफी और तीसरी A एनालिटिकल फिलोसफी। तो ये भी स्पा ही बनते हैं। एनीवेज ये क्वेश्चन है प्लेटो वाज आ। प्लेटो कौन था जी? रियलिस्ट था, प्रैग्मेटिस्ट था, एसेंशियलिस्ट था या आइडियलिस्ट था? तो प्लेटो जो है, जो सुक्रेटिस का शागिर्द था, वो आइडियलिस्ट था। आइडियलिस्ट मतलब आइडिया, ख्याल से आइडियलिस्ट। अब आइडियलिज्म जो एक फिलॉसफी है उसके अंदर क्या क्या मोटी मोटी चीज़ें हैं वो ये आप अंडरस्टैंड कर लें। दुनिया हकीकत की परछाई है या मज़हर है, मतलब ये जो दुनिया है ये हकीकत नहीं है। आपको जो वर्ड आइडिया है उससे अंदाज़ा हो गया होगा, आइडिया का मतलब होता है ख्याल। ख्याल ये दुनिया है, लेकिन ये जो इसकी हकीकत है ना वो दुनिया में नहीं है। तो ये इसका बेसिक चीज़ है। द यूनिवर्स इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द ट्रूथ, ठीक है। और दूसरी चीज़ अक़दार के बारे में, वैल्यूज़ के बारे में है कि अक़दार का इल्म इंसानी जहन के अंदर है। मतलब हर उस चीज़ को जो कायनात के अंदर है आप उसे इंसानी जहन के साथ अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मतलब जो नॉलेज है वो आपके इधर मौजूद है फॉर्म्स की शक्ल में, आइडियाज़ की शक्ल में। ये आइडियलिज्म की थ्योरी है। उसके बाद अक़दार के हवाले से है कि अक़दार जो हैं ये अल्लाह ने, फितरत ने, कुदरत ने, आप जो भी नाम दें उस सुप्रीम ताकत को, उसने अक़दार ऐसी बनाई हैं जो कभी नहीं बदल सकती, जो वक़्त के सफ़र के साथ या मजबूरियों में अक़दार जो हैं वो नहीं बदलती। जो चीज़ सही है वो हमेशा के लिए सही है, जो चीज़ गलत है वो हमेशा के लिए गलत है।
सोच इंसान को हकीकत तक ले जाती है जी। तो रियलिटी तक पहुंचने का जरिया जो है प्लेटो के नज़दीक, आइडियलिज्म के नज़दीक, आइडियलिस्ट के मुताबिक वो है इंसान की इंटेलेक्चुअल फैकल्टीज़, जो इंसान का ये जो सोच है, जो सेंसेस हैं, इनके ज़रिए इंसान क्या कर सकता है, हकीकत तक जा सकता है। और इनके यहाँ जो अगर एजुकेशनल जो सिस्टम के बारे में हम देखें तो इनके यहाँ जो एजुकेशन देने के लिए जो तरीक़ाकार है वो कौन सा पसंद किया जाता है, लेक्चर मेथड। कौन सा, लेक्चर मेथड। और इनका जो क्लासरूम इन्वायरमेंट होती है वो कैसी होती है आइडियलिज्म में, ये भी एसेंशियलिज्म की तर्ज पे टीचर सेंटर्ड होती है। मतलब ज़्यादा मुकाम व मर्तबा प्रैग्मेटिज्म के ख़िलाफ़, प्रोग्रेसिविज्म के ख़िलाफ़, एग्जिस्टेंशियलिज्म के ख़िलाफ़ या के बरअक्स किसे होता है, उस्ताद को हासिल होता है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन वो भी आइडियलिज्म के ही रिलेटेड है। वेयर डू दी फॉर्म्स एग्जिस्ट। फॉर्म्स का मतलब है ख्यालात या नॉलेज। तो प्लेटो के मुताबिक जो फॉर्म्स हैं अकॉर्डिंग टू प्लेटो वो कहाँ पर होती हैं, वो माइंड में होती हैं, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स में होती हैं, एक्सपीरियंस में होती हैं या कॉस्मोस में होती हैं। मतलब हमें हकीकत तक कौन लेके जा सकता है। जैसे आपको पता है कि जो प्रैग्मेटिस्ट हैं जैसे जॉन डेवी है, हचिंस हैं, जॉन डेवी है, ये कहते हैं कि हम हकीकत तक तजर्बे की बुनियाद पर पहुंच सकते हैं और कोई बुनियाद नहीं है। वही को वो मानते ही नहीं है, ठीक है, दहरिए किस्म के ये लोग हैं। तो लेकिन जो आइडियलिस्ट हैं, जो प्लेटो है, ये कहता है कि माइंड के ज़रिए हम नॉलेज तक पहुंच सकते हैं, हकीकी अक़दार का हमें पता चलता है और हम रियलिटी तक भी पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाउ दी फॉर्म्स आर एप्रीहेंडेड अकॉर्डिंग टू प्लेटो। ये जो नॉलेज है, ये जो आइडियाज़ हैं, ये जो अशकाल हैं, ये किस तरह इन्हें समझा जा सकता है अकॉर्डिंग टू प्लेटो। मतलब कायनात को, ये जो मुख्तलिफ अशकाल जो नज़रियात हैं हकीकत के बारे में, मेटाफिज़िकल या एक्सोलॉजिकल या एपिस्टेमोलॉजिकल, तो हम इन्हें कैसे एप्रीहेंड कर सकते हैं। तो प्लेटो कहता है बाय रीज़न, रीज़न के ज़रिए आप माइंड के साथ अपनी मेंटल फैकल्टीज़ को इस्तेमाल करके रीज़न दे सकते हैं, लॉजिक दे सकते हैं, और लॉजिक के ज़रिए आप हर चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी, आइडियलिज्म के हवाले से क्वेश्चन कि प्लेटो रोड दी फेमस बुक। तो प्लेटो जो था उसने सबसे मशहूर किताब कौन सी लिखी थी, थर्ड वेव, द रिपब्लिक, इमाइल या द पॉलिटिक्स। द रिपब्लिक जो थी ये जमहूरिया के नाम से ये प्लेटो ने किताब लिखी थी। और इमाइल का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो दिस इज़ बेसिकली अ नावल एंड इट वाज रिटन बाय रूसो। और जो पॉलिटिक्स है ये फिर हम सर्च करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल एजुकेशन वाज गिवन बाय। तो जो यूनिवर्सल एजुकेशन का जो तसव्वुर था ये किसने दिया था, ये जॉन डेवी ने दिया था, फ्रोबेल ने दिया था, प्लेटो ने या अरिस्टोटल ने। तो ये आप ज़हन नशीन रखिए कि जो कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल एजुकेशन है, आलमगीर तालीम एक जैसी होनी चाहिए या होनी चाहिए, ये जॉन डेवी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रियलिज्म वाज प्रेजेंटेड बाय। जो रियलिज्म फिलोसफी है इसे किसने दिया था, सोक्रेटिस ने, अरिस्टोटल ने, जॉन डेवी ने या प्लेटो ने। तो रियलिज्म या जो रियलिस्ट थे वो अरिस्टोटल थे जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच व्यूज अबाउट ट्रूथ इज कॉमन टू ऑल प्रैग्मेटिस्ट। कौन से ख्यालात सच्चाई के बारे में तमाम प्रैग्मेटिस्ट के मुताबिक क्या हैं, आम हैं। मतलब मुश्तरका कौन सा है इनमें से, प्रैग्मेटिस्ट जितने भी हैं, जितने भी प्रैग्मेटिज्म फ़िलोसफी को मानते हैं, उसके अलमबरदार हैं, तो उनके यहाँ सच्चाई के बारे में क्या नज़रिया है। ट्रूथ इज़ अनचेंजिंग, क्या सच्चाई ना बदलने वाली है। ट्रूथ इज़ रिलेटिव टू प्लेस, टाइम एंड पर्पस, और ट्रूथ इज़ व्हाट वर्क्स फॉर द इंडिविजुअल, और ऑल ऑफ द अबव जी। तो जो सारे प्रैग्मेटिस्ट के मुताबिक जो एक व्यू है यूनानिमस
कंसेंसस के साथ जिस पर एग्रीड हैं वो ये है कि ट्रूथ इज़ व्हाट वर्क्स फॉर द इंडिविजुअल, कि सच्चाई वो है जो किसी एक इनफरादी शख्स को फ़ायदा दे। तो इस पर्सपेक्टिव से मैं कह सकता हूँ कि प्रैग्मेटिज्म जो है वो यूटिलिटेरियनिज्म का ही एक उसकी कंटिन्यूटी है। एनीवेज नेक्स्ट देखते हैं, विच एजुकेशन इनेबल्स इंडिविजुअल टू चूज द राइट पाथ एंड बिकम गुड सिटीजन। कौन सी तालीम एक इनफरादी शख्स को काबिल बनाती है कि वो सही रास्ता चुने और एक अच्छा शहरी बने। तो ये कौन सी तालीम होती है? फॉर्मल होती है, इनफॉर्मल होती है, लिबरल होती है या इंक्लूसिव होती है? तो फॉर्मल एजुकेशन है जी जो आपको एक अच्छे रास्ते पे भी चलाती है और एक अच्छा सिटीज़न भी बनाती है, फॉर्मल एजुकेशन। नेक्स्ट है हैचिंग, ये लिखा हुआ है, ये असल में है हचिन्स। Hutchins gave the concept of formal education, informal education, liberal education या non-formal education। Anyways इसे ठीक कर लेते हैं। Hutchins ये बेसिकली है क्या? Hutchins ये बेसिकली एक फिलोसोफर है और इसने कौन सा कंसेप्ट दिया था? फॉर्मल एजुकेशन का, इनफॉर्मल एजुकेशन का, लिबरल एजुकेशन का या नॉन फॉर्मल एजुकेशन का? तो लिबरल जो एजुकेशन है ये इसने कंसेप्ट दिया था जी। तो ये लिबरल एजुकेशन बेसिकली है क्या? लिबरल एजुकेशन, लिबरल का आपको पता है मतलब आज़ादी है, और लिबरल एजुकेशन का मतलब है दुनिया में पाए जाने वाले नॉलेज को, मतलब बेसिक जो नॉलेज हैं जो फ़िलासफ़ी के अंडर आते हैं। फॉर एग्जांपल मेटाफिज़िकल कंसेप्ट्स हैं, कायनात क्या है, ठीक है, कायनात का क्रिएटर कौन है, रूह क्या है, ठीक है, इस कायनात से मावरा बियॉन्ड दी जो फिज़ीक है वो क्या है, और उसके बाद रियल सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है, और उसके बाद हकीकी अक़दार क्या हैं, क्या अक़दार वक़्त के साथ तब्दील हो जाती हैं। हचिन्स ये कहता है कि तालब इल्म जो हैं उन्हें किसी ख़ास नज़रिए पर ना चलाया जाए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ईसाई के घर पैदा होने वाला बच्चा ईसाई होता है, मुसलमान के घर पैदा होने वाला बच्चा मुसलमान होता है, हिंदू के घर में पैदा होने वाला बच्चा हिंदू होता है। मतलब वालिदैन उसे उन्हीं रस्म व रवाज पर उसी तरह के नॉलेज पर क्या करते हैं, फॉलो करने की तलकीन करते हैं, और वो उसका क्या बना देते हैं, माइंडसेट बना देते हैं। तो हचिन कहता है जो तालिब इल्म हैं वो किसी भी ख़ास फ़िलासफ़ी, थीरी, डॉगमास पर यकीन ना रखें, बल्कि वो यकीन रखें कैसे, दुनिया में जितने भी अजीम राइटर्स हैं, ग्रेट बुक्स जो हैं दुनिया में हज़ार साल तारीख़ के अंदर, वो इन सारे सब्जेक्ट्स की बहुत अच्छी जो किताबें हैं, एक एक सब्जेक्ट पे, एक एक मौजू पे वो पढ़ें, और फिर वो जो उनका अकीदा बने, उनकी सोच बने, उनके नज़रियात बने, उन्हें वो अपने ज़मीर पर मतलब लॉजिक की बेस पर उनको डिफ्रेंशिएट करें, उनकी असेसमेंट करें तालिब इल्म ख़ुद, और फिर वो जो उन्हें आउटकम मिले, जो उन्हें नॉलेज मिले, उसकी बुनियाद पर जो तालीम, जो नज़रियात हासिल होंगे, वो हचिन्स के मुताबिक लिबरल एजुकेशन है। इसी वजह से जो हचिन्स है वो एक तहरीक चली थी, ग्रेट बुक्स मूवमेंट, ये उसका हामी था कि कमोबेश 300-400-500 साल के अंदर मुख्तलिफ़ अकायद पर, मुख्तलिफ़ डायमेंशंस पर जो अजीम किताबें लिखी गई, जिन्होंने इंसान की 200-300-400-500 साल तारीख़ को मुतासर किया, हमें स्कूलों में, कॉलेजेस के अंदर वो पढ़ानी चाहिए ताकि हमारे स्टूडेंट्स उनके मुताबिक अपने जो नज़रियात हैं वो सेट करें और वो नैरो माइंडेड ना हों। ये थी लिबरल एजुकेशन। और इस ज़िम्मन में आपने एक और बात याद रखनी है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है पीपीएससी के पेपर में, कि हचिन्स जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट एक स्कॉलर रहा है, फ़िलोसोफर रहा है,
इसकी जो किताबें हैं वो कौन कौन सी हैं? तो इसकी दो किताबें बड़ी मशहूर हैं। एक है यूनिवर्सिटी ऑफ यूटोपिया, यूनिवर्सिटी ऑफ यूटोपिया, हचन्स की किताब है यूनिवर्सिटी ऑफ यूटोपिया, और एक इसकी किताब है एजुकेशन फॉर फ्रीडम, एजुकेशन फॉर फ्रीडम। और ये भी जमहूरी मुआशरे के सब्जेक्ट पर डेवी का फॉलोवर ही है एक हिसाब से। मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि जॉन डेवी भी जमहूरी मुआशरे का एक चाहने वाला था और इस पर काम करने वाला था, और हचन्स भी, ये भी चूँकि अमरीकी है, हचन्स भी और डेवी भी अमरीकी था, तो ये दोनों की इस हवाले से सोच एक है, लेकिन जो निज़ाम में तालीम है उस हवाले से दोनों की सोच में डिफरेंट है। दोनों की किताबों के आपको नाम आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट शुड बी अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंटल लॉ विच इज़ गिवन बाय। बच्चे की जो नश्व नुमा होती है वो किसके मुताबिक होनी चाहिए? वो डेवलपमेंटल जो लॉ है, कानून है तरक्की का, नश्व नुमा का, उसके मुताबिक होनी चाहिए। ये किसने दिया था डेवलपमेंटल लॉ? ये सवाल पूछा जा रहा है। अरिस्टोटल ने, हचिन्स ने, फ्रोबेल ने, डेवी ने। तो ये डेवलपमेंटल जो लॉ है, आप ये याद रखें, ये फ्रोबेल जो है किंडरगार्टन स्कूल सिस्टम का बानी, ये उसने दिया था। फ्रोबेल ने डेवलपमेंटल लॉ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेबुला रासा, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेबुला रासा लिटरली मीन्स, ये जो टेबुला रासा है इसका बुनियादी तौर पर मतलब क्या है? ब्लैंक माइंड, ब्लैंक पेपर, ब्लैंक स्लेट या वाइट स्लेट। तो ये ब्लैंक स्लेट है। जैसे अरिस्टोटल के बारे में ये मशहूर है कि वो कहता है कि जो बच्चा है ना, बच्चा जिसे आपने तालीम देनी है, उसका दिमाग एक ब्लैंक स्लेट की तरह होता है, और फिर जो या ब्लैंक कैसेट की तरह होता है। लेकिन ब्लैंक स्लेट जो है ये ज़्यादा असातिज़ा से सुना हुआ है कि उसकी तरफ जो मंसूब है वो ब्लैंक स्लेट है, एक खाली तख्ती की मानिंद है। और जो उस्ताद होता है वो उस खाली तख्ती पर अपनी मर्ज़ी से जो चाहे लिख सकता है। तो मतलब बच्चा, जैसे इंग्लिश में प्रोवर्ब है, अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। आदमी अपनी सोहबत से पहचाना जाता है। इंसान जैसा देखेगा, जैसा सुनेगा, वैसा ही वो करेगा। तो इस वजह से ये बड़ा टेक्निकल सा क्वेश्चन है कि इंसान जो बच्चे का जो माइंड होता है वो खाली तख्ती की तरह होता है, और टेबुला रासा का मतलब भी यही है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंटोलॉजी इन फिलोसफी डील्स विद। अंटोलॉजी जो है फिलोसफी के अंदर, ये किसके साथ इसका लेन देन है, ये मामला करती है? थियोलॉजी के साथ, मतलब इल्म दीनियात, मज़हब का जो इल्म है, रियलिटी के साथ, हकीकत के साथ, वैल्यूज़ इक़दार के साथ, या टेलियोलॉजी का मतलब होता है दी नॉलेज ऑफ कॉसेस, मतलब इल्म गायात, इल्म इल्लत, मतलब ये काम हुआ है तो क्यों हुआ है। इस तरह का जो इल्म होता है ना, किसी चीज़ के पीछे, किसी मुहर्रक, किसी एक्शन के पीछे जो वजह है उसे तलाश करना। तो इनमें से कौन सा है? तो ओंटोलॉजी बेसिकली रियलिटी के बारे में बात करती है। रियलिटी के बारे में जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर करने की एक फ़िलोसॉफिकल एफर्ट को ओंटोलॉजी कल ग्राउंड्स कहते हैं। तो ओंटोलॉजी किसके बारे में बात करती है? रियलिटी के बारे में, रियलिटी। नेक्स्ट देखते हैं। ओंटोलॉजी इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज, ओंटोलॉजी का एक और नाम होता है, वो क्या होता है? मेटाफिज़िक्स, इंडोक्ट्राइनेशन, एपिस्टेमोलॉजी और एस्थेटिक्स। तो आपको पता है ओंटोलॉजी का जो दूसरा नाम है वो होता है मेटाफिज़िक्स, मेटाफिज़िक्स। तो ये आपने याद रखना है, ओंटोलॉजी को हम मेटाफिज़िक्स भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जी। एसेंशियलिस्ट गेट्स देयर एम ऑफ एजुकेशन फ्रॉम। जो एसेंशियलिस्ट हैं, हमने सुबह कह रहा हूँ, जो प्रीवियस क्वेश्चंस देखे हैं उनमें एसेंशियलिज्म के पर्सपेक्टिव में हमने फाउंडर की बात की थी, विलियम बैगले, और उसमें हमने देखा था कि ये जो अपने एम के बारे में
एम ऑफ एजुकेशन है वो कहाँ से लेते हैं, वो प्यूपल इंटरेस्ट से लेते हैं, ट्रेडिशन से लेते हैं, टेनेट से लेते हैं या ग्रेड बुक से लेते हैं। तो वो बेसिकली उनके नज़दीक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ना, वो उनका मुआशरा होता है, सोसाइटी होती है। और क्योंकि वो समझते हैं कि अक़दार का जो मंबा है वो मज़हब नहीं है, बल्कि क्या है, वो सोसाइटी है। तो सोसाइटी का जो आप कह लें कि एक नस्ल दर नस्ल नॉलेज चल रही है, तो उसे हम ट्रेडिशंस कहते हैं। तो बेसिकली एसेंशियलिस्ट डेफिनेटली गेट देयर एम ऑफ एजुकेशन फ्रॉम ट्रेडिशंस। ये कहाँ से लेते हैं? रिवायात से। नस्ल दर नस्ल जो रिवायत चल रही है उसी से ये क्या करते हैं, ये अपने एम ऑफ एजुकेशन को सेट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेचुरलिज्म रेस्ट ऑन द आइडियाज़ ऑफ नेचुरलिज्म। आपने ये इस फ़िलोसफ़ी को बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करना है, क्योंकि मॉडर्न या पोस्ट मॉडर्न जितने भी नज़रियात हैं सेकुलर किस्म के, ठीक है, या एजुकेशनल सिस्टम्स में जितने भी व्यूज़ हैं, थॉट्स हैं, स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, या कोई मेथड्स हैं, वो उनका जो सिलसिला शुरू होता है वो नेचुरलिज्म से शुरू होता है। और नेचुरलिज्म का बानी था प्लेटो नहीं, अरिस्टोटल नहीं, डेवी नहीं, बल्कि रूसो। जी हाँ, तो ये फ्रांस में पैदा हुआ था, और फ्रांस में जो माहौल था वो बहुत ही ज़्यादा पीपल वर बीइंग चेन्ड, उन्हें क्या जंजीरों में जकड़ा गया था या जकड़ा जा रहा था। और बादशाहत ही माहौल ऐसा था कि लोगों को ग़ुलामी करने पर मजबूर किया जाता था। बादशाहत का बहुत बदतर दौर था, और उस दौर के अंदर रूसो ने जब जन्म लिया तो इससे अपने माहौल से, सियासत से, निज़ाम तालीम से बड़ी नफ़रत हुई। और ये कहा करता था कि इंसान को जब क्या किया है, आज़ाद पैदा किया है, तो इसे हर जगह पर मैं क्या देख रहा हूँ, मैं जंजीरों में जकड़ा हुआ देख रहा हूँ। लिहाजा इंसान को फितरत ने चूँकि इंसान को आज़ाद पैदा किया, जैसे समंदर देखें आज़ाद है, जिस तरफ दिल करता है वो जा रहा है। दरिया देखें, जिस तरफ दरिया का दिल करता है वो मुड़ जाता है। हवा देखें, जिस तरफ हवा का दिल करता है वो नेचुरली वो मुड़ जाती है। बादल हैं, देखें बादलों की तरफ, जिस तरफ उनका दिल करता है बादल हवा में कभी ऊपर कभी नीचे, कभी दरमियान में, कभी दाएं कभी बाएं। तो जिधर उनका नेचर के जितने भी एलिमेंट्स हैं, जब उनका जिधर दिल करता है वो अपनी मर्ज़ी से दुनिया में एक्शंस कर रहे हैं। तो इंसान जो फितरती तौर पर आज़ाद पैदा हुआ है, इसे क्यों जंजीरों में जकड़ा गया है? तो ये जो रूसो था, इसने फिर नेचुरलिज्म का, कि चूँकि नेचर जो है वो सबसे सुप्रीम पावर है, तो उसका जो उसूल है, उसका जो लॉ है, जो रूल है आज़ादी का, तो ये जो फ्रांस के अंदर मतलब एक माहौल बपा हुआ था ग़ुलामी का, तो उसके ख़िलाफ़ ये उठ खड़ा हुआ। बाद में फिर एजुकेशन सिस्टम को इसने संभाला, टीचर के ये ख़िलाफ़ हो गया और किताब के भी ये ख़िलाफ़ हो गया। ये कहता है इंसान पर किसी टीचर की पाबंदी नहीं होनी चाहिए, कोई किताब स्पेसिफाइड नहीं होनी चाहिए, ठीक है, जो इसे पढ़ाई जाए। ये आज़ादी के साथ जो सीखना चाहता है वो सीखे। तो ये फ़िलोसफ़ी को आपने बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है, कंप्रीहेंड करना है। आपको रूसो की बुक्स का पता होना चाहिए, आपको इसके इरा का पता होना चाहिए। बेसिकली अगर मैं रिकॉल करूँ तो ये 1712 में कहीं पर पैदा हुआ था, और 1798 में ये गालिबन फौत हो गया था। तो ये आपने अच्छे तरीके से नेचुरलिज्म को देख लेना है, क्योंकि ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जितने भी मॉडर्न फ़िलोसफ़ीज़ हैं उन्होंने इसी से एक एनलाइटनमेंट ली है, और इसी से वो आगे आए हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, क्वेश्चन है नेक्स्ट कौन सा है जी? क्वेश्चन, दी एक्सोलॉजी कंसिस्ट ऑफ पर्सनल चॉइस इन। एक्सोलॉजी का आपको पता है मतलब है आपके मॉरल्स, आपकी अखलाकियात, क्या चीज़ ठीक है क्या नहीं है। तो
ये जो है वो पर्सनल चॉइस होती है कौन सी फ़िलोसफी के अंदर, मतलब हर इंसान अपने इंटरेस्ट के मुताबिक कह सकता है कि ये चीज़ अच्छी है ये बुरी है। तो वो कौन सी फ़िलोसफी है? पेरिनियलिज्म नहीं, एग्जिस्टेंशियलिज्म यस, प्रोग्रेसिविज्म नो, रिकंस्ट्रक्शनिज्म नो। एग्जिस्टेंशियलिज्म जो है ये ऐसी एक स्कूल ऑफ थॉट है, ये एक ऐसे अफकार का मजमूआ है कि जिसके अंदर इंसान के बारे में ये सोचा गया है कि इंसान जो है ये चूँकि अपने आमाल का, अपने अफ़ाल का ख़ुद ज़िम्मेदार है दुनिया पर, लिहाजा इसे अच्छाई और बुराई को खुद अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डिफ़ाइन करने की, डिटरमिन करने की और उसे फॉलो करने की आज़ादी है। तो ये इस तरह के जो नज़रियात हैं वो एग्जिस्टेंशियलिज्म जो स्कूल ऑफ थॉट है उसी में ही पाए जाते हैं और ये पर्सनल चॉइस होती है इंडिविजुअल की। नेक्स्ट देखते हैं जी, मोस्ट ऑफ द साइंटिफिक नॉलेज इज़ रेस्ट ऑन। रिपीट करता हूं, मोस्ट ऑफ द साइंटिफिक नॉलेज इज रेस्ट ऑन। तो चार हमारे पास ऑप्शंस हैं कि जो साइंटिफिक नॉलेज है इसकी बुनियाद किस पर है? सेंस परसेप्शन पर है, रीज़न पर है, इंट्यूशन पर है या अथॉरिटी पर है। तो साइंटिफिक जो नॉलेज है जिसे हम साइंसी इल्म कहते हैं वो ज़्यादातर सेंस परसेप्शन पर है उसका कि आपकी सेंसेस जो तसव्वुर करती हैं फिर आप उसके मुताबिक क्या करते हैं, सोच विचार करते हैं, फिर आप तजरिबा करते हैं और बार बार तजरिबात करके फिर आप एक रूल लॉ को शक्ल देते हैं। तो इस तरह फिर साइंटिफिक जो नॉलेज है वो मार्ज़ वजूद में आता है, लेकिन जो इसकी बुनियाद होती है वो सेंस परसेप्शन पे होती है। अगर आपकी सेंसेस का अमल दखल ना हो इसमें तो आप क्या कर सकते हैं, आप साइंटिफिक नॉलेज को कभी भी क्रिएट नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखते हैं, नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू रीजनिंग इज कॉल्ड। इल्म जो हासिल किया जाता है रीजनिंग के ज़रिए वो क्या कहलाता है? रैशनलिज्म, इंट्यूशन, अथॉरिटी या रेवलेशन। आपको पता है इंट्यूशन आप छठी इसको कहते हैं, मतलब अचानक से दिल में, या हम कहते हैं ना यार मेरा दिल कहता है कि आज ना शायद मेरी मुश्किल आसान हो जाए, मतलब इस तरह बात करते हैं ना, आज यार मेरा दिल कहता है कि मेरी ना अम्मी याद कर रहे हैं, यार मुझे लगता है वो वाला दोस्त ना याद कर रहा है, मतलब इस तरह आप कहते हैं ना, यार मुझे लगता है हाँ ये मेरे दिल में बात डाल दी गई है कि वो जो काम है ये मेरे लिए गलत है। तो इस जिसे कहते हैं इंट्यूशन, छठी, ठीक है। और उसके बाद अथॉरिटी वाला जो नॉलेज होता है वो आपको पता है कि जो अपने इल्म में एक्सपर्टीज़ रखता हो और माहिर जाना जाता हो और वो कहते हैं कि जो उस के पास इल्म है वो ठीक है, वो जो भी बोलेगा वो ठीक कहेगा। तो उस किसी शख्स से जो इल्म हासिल हो तो उसे हम कहते हैं ये अथॉरिटी बेस्ड नॉलेज है, मतलब अथॉरिटी इसमें किसी किस्म की गुंजाइश नहीं। और रेवलेशन मतलब वही के ज़रिए जो अंबिया पर इल्म हासिल होता है उसे हम रेवलेशन कहते हैं। लेकिन जो रीजनिंग के ज़रिए, लॉजिक के ज़रिए, दलील के ज़रिए नॉलेज हासिल हो उसे कहते हैं रैशनलिज्म, मतलब दिमाग लड़ाकर, ठीक है। तो नेक्स्ट है, इन इंट्यूशन नॉलेज इज़ एक्वायर्ड बाई। इन इंट्यूशन के ज़रिए इन इंट्यूशन नॉलेज इज़ एक्वायर्ड बाई। इंट्यूशन में नॉलेज कैसे हासिल होता है? साइंटिफिक नॉलेज नॉट, परसेप्टिव इंसाइट यस, रीजनिंग नॉट, अथॉरिटेटिव प्रिंसिपल नॉट, परसेप्टिव इंसाइट के ज़रिए, ठीक है। मुफक्किर ये कहते हैं, फिलोसोफर्स ये कहते हैं कि इंसान की ये जो 5 सेंसेस हैं इनके अलावा एक छठी हिस्स भी है, तो उसे हम कहते हैं परसेप्टिव इनसाइट। हमारे अंदर भी है एक परसेप्टिव टूल इन 5 हिस्सों के अलावा, उसे हम कहते हैं इंट्यूशन। वजदान भी आप कह सकते हैं, इल्का भी कह सकते हैं जी। तो नेक्स्ट देखते हैं, सीकिंग एक्सपर्ट्स ओपिनियन इज़ अ सोर्स ऑफ नॉलेज कॉल्ड। किसी एक्सपर्ट से राय लेना या नॉलेज लेना, ये जो इल्म का ज़रिया है इसे क्या कहते हैं? ट्रेडिशंस,
इंट्यूशन या अथॉरिटी। तो इस इल्म के ज़रिए को हम कहते हैं अथॉरिटी। किसी माहिर इंसान से नॉलेज लेना उसकी फील्ड का, तो इस ज़रिए को, इस इल्म के हुसूल के ज़रिए को हम कहते हैं अथॉरिटी। नेक्स्ट देखते हैं फिलोसफी ऑफ एजुकेशन विच एम्फसाइजेस एवरलास्टिंग रियलिटी। अब तालीमी जो फ़लसफ़ा है ऐसा जो किस पर ज़ोर देता है, एम्फसाइजेस एवरलास्टिंग रियलिटी, मतलब हमेशा रहने वाली हकीकत पर। वो कौन सा है जी? पेरिनियलिज्म, एसेंशियलिज्म, प्रोग्रेसिविज्म और रिकंस्ट्रक्शनिज्म। तो पेरिनियलिज्म जो फिलॉसफी है ये एवरलास्टिंग रियलिटी पर बिलीव करती है। जी, तो ये एवरलास्टिंग रियलिटी बेसिकली है क्या, और पेरिनियलिज्म इसकी कायल क्यों है? मतलब इस फिलॉसफी को मानने वाले लोग एवरलास्टिंग रियलिटी के कायल क्यों हैं? असल में पेरिनियलिज्म के मानने वाले एवरलास्टिंग रियलिटी के इस वजह से कायल हैं क्योंकि वो समझते हैं कि नस्ल दर नस्ल जो कायनात के बारे में इल्म, कायनात के खालिक के बारे में इल्म और इल्म के हकीकी ज़रिया के बारे में इल्म के कौन सा इल्म ठीक है कौन सा नहीं, और उसके बाद अक़दार के हवाले से इल्म के अक़दार तब्दील नहीं होती या अक़दार तब्दील हो जाती हैं। इस तरह का जो नॉलेज है जो नस्ल दर नस्ल गुड बुक्स में आया हुआ है वो बेहतर है, और हमें उसी पर जो है वो इक्तिफ़ा करना चाहिए, क्योंकि वही जो नस्ल दर नस्ल इल्म हम तक पहुंचा है बड़ों से, अंबिया से, नेक लोगों से, उसी इल्म की अथॉरिटी है, उसी इल्म की क्रेडिबिलिटी है, और वो जो इल्म है वो भी हमेशा हमेशा के लिए सच्चा है, और उस इल्म के ज़रिए जो अक़दार मतलब एक दफ़ा डिटरमिन हो चुकी हैं कि सच्चाई से हमेशा मोहब्बत की जाएगी, बुराई से हमेशा नफ़रत की जाएगी, और इसी तरह झूठ से भी हमेशा नफ़रत की जाएगी, और इसी तरह जो आपकी हया है ये हमेशा काबिल तारीफ़ खूबी रहेगी, और जो फ्लैटरी है फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की वो क्या करना, आप क्या कहते हैं फ्लैटरी को, खुशामद करना कहते हैं, तो ये जो खुशामद है ये हमेशा बुरी, मतलब इस तरह की जो चीज़ें हैं ये हमेशा एक ही जैसी रहने वाली हैं, इनमें तब्दीली वक्त के साथ साथ नहीं आ सकती। इस वजह से ये कहा जाता है कि जो एवरलास्टिंग रियलिटी है वो बका पजीर है, उसके अंदर तब्दीली नाकाबिले तगय्युर आप कह सकते हैं। मतलब अ ट्रूथ विच कैन नेवर एवर बी चेंज्ड, एक ऐसा सच जो कभी भी बदल नहीं सकता। तो कायनात के बारे में जो रियलिटी है वो भी पेरिनियलिस्ट कहते हैं जैसे हम बड़ों से सुनते आ रहे हैं वैसे ही है, और चाहे जो मर्ज़ी हो जाए हम अपने अकीदे से नहीं हटेंगे। तो आप कह सकते हैं कि ये कदीम तरीन जो स्कूल ऑफ थॉट है उसे मानने वाले हैं। नेक्स्ट देखते हैं जी। तो डियर व्यूअर्स, आज का जो हमारा पहला वीडियो लेक्चर था पीपीएससी के तहत होने वाले लेक्चरार ऑफ एजुकेशन की तैयारी के लिए, वो आज अभी इख्तिताम पजीर हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो पहला वीडियो लेक्चर है जो 50 MCQs मल्टीपल चॉइस सवालात पर मबनी था, ये आपको पसंद आया होगा। और अगर आपको ये मेथोडोलॉजी, वे ऑफ प्रेजेंटेशन और स्पेशली जो कंटेंट है ये आपको रिलायबल लगे और अथेंटिक लगे तो काइंडली आप कमेंट्स करके बताइएगा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और उन दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा जो पीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अगर
इंसान खुद तैयारी कर रहा हो तो उसे चाहिए कि इस तरह की एफ़र्ट करे ताकि वो आपके नॉलेज को ना सिर्फ कॉन्फिडेंस मिले, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स डेवलप हों, बल्कि दूसरों को भी एक नया आप कह सकते हैं कि प्लेटफॉर्म भी मिले चीज़ों को सुनने का, प्रेजेंटेशन देखने का, बल्कि दूसरों के लिए ये एक बहुत ज़्यादा यूज़फुल और फ्रूटफुल और प्रोडक्टिव जो है एफ़र्ट भी साबित होनी चाहिए। अगर आपको मेरे इस YouTube चैनल की वीडियोस पसंद आए तो काइंडली मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे लिए दुआ करें। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।